नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ आशा झा। वक्त हो चला है प्राइम टाइम एक्सक्लूसिव का। एसआईटी पर सुप्रीम संदेह। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में जिस एसआईटी रिपोर्ट को आधार बनाकर सत्ता पक्ष बार बार ये दावा कर रहा है कि इसके आधार पर दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, ऐसा लगता है कि उस एसआईटी पर विपक्ष और देश भर की चिंता को सुप्रीम कोर्ट ने गंभीरता से लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने आज दरअसल एसआईटी से स्टेटस रिपोर्ट पेश करने के साथ साथ इस जांच दल में शामिल अधिकारियों के बारे में भी जानकारी मांग ली। इसके अलावा सरकार से एसआईटी गठन के औचित्य पर पूरी जानकारी पेश करने को कहा गया है। इस बीच हैरान करने वाला वाकया भी सुप्रीम कोर्ट में आज देखने को मिला, जब कोर्ट ने राम मंदिर ट्रस्ट को नोटिस जारी करने की बात कही। इस पर केंद्र और उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने ट्रस्ट को नोटिस न जारी करने का अनुरोध किया, जिसे कोर्ट ने अस्वीकार कर दिया। आज राम मंदिर पर कोर्ट में क्या कुछ हुआ और क्या अब सुप्रीम ऑर्डर से ही मिलेगा न्याय, देखिए एसआईटी पर सुप्रीम संदेह क्यों है। एसआईटी जो इंक्वायरी चल रही है और जो ऑनगोइंग पुलिस इन्वेस्टिगेशन, उसको लेकर स्टेटस रिपोर्ट फाइल करने के लिए मंडे तक के लिए कहा है। एक ही सरकार है, वही ट्रस्ट बनाती है, वही एसआईटी बनाती है। जैसे घर का बच्चा चोर पुलिस खेले वैसे खेल खेलती है। ऐसे चंपत राय को मोदी जी बचा रहे हैं। जवाबदारी जिम्मेदारी उन्हीं की है। अब लोग कहते हैं कि आप भाषा की मर्यादा रखिए। भाई, चोरों को क्या कहा जाए? देश के लुटेरों को, फ्रॉड करने वालों को श्रीमान नटवरलाल जी वंदनीय प्रातः स्मरणीय चोर महोदय, यही कहा जाए। मैं तो ये नहीं कर पाऊंगा। चढ़ावा चोरी पर सुप्रीम सुनवाई। राम मंदिर में चढ़ावा चोरी का मामला अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया। इस केस में 4 अलग अलग याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में लगाई गईं, जिन पर सोमवार को सुनवाई हुई। याचिकाओं को चीफ जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच ने सुनवाई की। दरअसल याचिकाओं में जांच सीबीआई को सौंपने के अलावा मंदिर में दान के प्रबंधन से जुड़े विषयों की समीक्षा के लिए एक्सपर्ट कमेटी बनाने की मांग की गई। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कई निर्देश दिए। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश, केंद्र सरकार और राम मंदिर ट्रस्ट को नोटिस जारी किया। यूपी सरकार की बनाई एसआईटी से अब तक की जांच की स्टेटस रिपोर्ट मांगी। सुप्रीम कोर्ट ने रिपोर्ट में जांच अधिकारियों के बारे में भी बताने को कहा है। इतना ही नहीं, मामले से जुड़े सीसीटीवी फुटेज सुरक्षित रखने का भी निर्देश दिया गया। इसमें 140 करोड़ डिवोटीज का मामला है ना। दे आर फीलिंग डिफीटेड एंड चीटेड। आरोप सत्य असत्य कुछ भी हो सकते हैं, ये असर्टेन किया जाना बहुत आवश्यक है। पर जांच तो चल रही है और वो एसआईटी से एसआईटी चल रही है। एसआईटी ने एक प्रिलिमिनरी इंक्वायरी रिपोर्ट फाइल करी, उसके बाद अभी फाइनल रिपोर्ट अवेटेड। इसी बीच में एफआईआर के पुलिस ने भी जांच स्टार्ट कर दिया। तो ये पैरेलल जो 2 प्रोसीडिंग चल रही हैं, इनका लीगल स्टेटस थोड़ा सा मुझे समझने में समस्या आ रही है। इनका स्टेटस क्या है? अब ये स्टेटस रिपोर्ट में क्या फाइल करते हैं वो तो देखने वाली बात है। जी यादव जी, एक एसआईटी जो है वो गठित है, उसने एक रिपोर्ट दिया है। फाइनल रिपोर्ट 15 तारीख को आने वाली है और तारीख लगी है 20 तारीख। यानी कि वो फाइनल रिपोर्ट में क्या आता है, कोर्ट उसे संज्ञान में लेना चाहता है अगली सुनवाई जब होती है उस दौरान। क्या ये मैं सही समझ रहा हूँ? नहीं, आप सही, बिल्कुल सही समझ रहे हैं कि स्टेटस रिपोर्ट मंगाई गई है एसआईटी की भी और स्टेट की भी। तो अगर 15 तारीख को फाइनल रिपोर्ट आ रही है एसआईटी की, तो कोर्ट उस पर जरूर संज्ञान लेगा। कोई नोटिस केंद्र या राज्य को आज इशू नहीं किया गया? नहीं, ऐसा कुछ इशू नहीं किया गया। सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि स्टेटस रिपोर्ट सीलबंद लिफाफे में पेश की जाएगी। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया कि रिपोर्ट में एसआईटी के गठन और इसकी संरचना की पूरी जानकारी होनी चाहिए। कोर्ट ने अभी केवल स्टेटस रिपोर्ट मांगी है, बिकॉज जब हमने पिटिशनल फाइल की थी तब केवल अटकलें थी, केवल खबरें अखबारों में छप रही थी। लेकिन उसके बाद सरकार ने पाया कि इसमें कुछ प्राइमा फेसी फैक्ट है, इसीलिए वो एसआईटी गठित इसमें हुई। उसके बाद बहुत सारा वाटर फ्लो हुआ, तो हमने सबसे पहले ये कहा था कि भाई कुछ एविडेंसेस होते हैं, जैसे सीसीटीवी कैमरा हुआ, डीवीआर हुआ, तो हमने छुट्टियों से पहले ही ये बोला था कि दे कैन बी डिस्ट्रॉयड, डैमेज, ऑल्टर्ड, तो इनको सबसे पहले प्रिजर्व किया जाए और फिर एसआईटी रिपोर्ट जो है वो कोर्ट के सामने रखी जाए। तो कोर्ट ने मेरी पिटीशन की इस चीज को मान लिया, जो कि मैंने आईए भी फाइल किया था इसमें। अब अगली सुनवाई के लिए 20 जुलाई की तारीख तय की गई। वहीं दूसरी तरफ विपक्षी दलों के नेताओं और संतों का आरोप है कि इस केस से जुड़े बड़े आरोपियों को बचाया जा रहा है। दीनानाथ वर्मा आरएसएस का कार्यकर्ता था, जिसका स्वयं
चंपत राय जी ने चयन करके नियुक्त किया, ईमानदार इंजीनियर, ये रिटायर्ड चीफ इंजीनियर, उसको काम सौंपा गया। जब उससे ठेकेदारों ने 40% कमीशन की बात कही तो उसने जाके शिकायत की, किससे? चंपत राय जी से। दूसरे दिन उससे कहा कि तुम जाओ, तुम्हारा काम हो गया। ऐसे चंपत राय को मोदी जी बचा रहे हैं, जवाबदारी जिम्मेदारी उन्हीं की है। ये बताया गया है शास्त्रों में कि जो देवता का धन का अपहरण करता है उससे बढ़कर के दूसरा कोई पाप नहीं हो सकता। तो बहुत बड़ा पाप वहां पर बैठ करके इन लोगों के द्वारा किया गया है। दुख की बात तो यह है कि आज भी वो लोग वहां पर बैठे हुए हैं और चोर पुलिस का खेल जैसे बच्चे आपस में खेलते हैं, कोई चोर बन जाता है, कोई पुलिस बन जाता है। ऐसे ही एक ही सरकार है, वही ट्रस्ट बनाती है, वही SIT बनाती है, जैसे घर का बच्चा चोर पुलिस खेले वैसे खेल खेलती है। चढ़ावा चोरी को लेकर फैजाबाद बार एसोसिएशन के वकीलों के बीच भी असंतोष बढ़ता जा रहा है। सोमवार को फैजाबाद कोर्ट में वकीलों ने जोरदार प्रदर्शन किया। इनकी मांग थी कि 15 दिन पहले तहरीर दिए जाने के बावजूद अब तक चंपत राय, अनिल मिश्रा और गोपाल राव के खिलाफ FIR दर्ज नहीं की गई। वकीलों ने चेतावनी दी कि अगर कार्रवाई नहीं हुई तो आने वाले दिनों में थाना श्रीराम जन्मभूमि का घेराव करेंगे। जन्मभूमि थाने के प्रभारी निरीक्षक या यशो ने मुकदमा दर्ज नहीं किया है। जैसा कि हमारे कमेटी के जो लोग गए हैं उनकी वार्ता के क्रम में बताया गया है, यह प्रशासन मानने वाला नहीं है। हम लोग अभी वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक साहब से बात करने के उपरांत आप लोग प्रतीक्षा करिए, हम लोग आज से लेके सुबह तक राम जन्मभूमि थाने को घेरेंगे। राम मंदिर में CEO की भर्ती, ट्रस्ट ने निकाली वैकेंसी। चढ़ावा चोरी की घटना के बीच श्री राम मंदिर ट्रस्ट में ऐसा पहली बार हो रहा है जब आधिकारिक तौर पर CEO की भर्ती निकाली गई। इसके लिए इच्छुक उम्मीदवारों से आवेदन मांगे गए, जिसमें किसी संस्था या कंपनी में काम करने का तकरीबन 20 वर्षों का अनुभव, उम्र 50 से 70 वर्ष के बीच होनी चाहिए। साथ ही शैक्षिक योग्यता ग्रेजुएशन मांगी गई। CEO पद के लिए अप्लाई करने की आखिरी तारीख 18 जुलाई 2026 की शाम 4 बजे तक रखी गई। अयोध्या चढ़ावा चोरी में गिरफ्तार किए गए 8 आरोपियों को आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अदालत में पेश किया गया, जहां उन्हें फिर से 14 दिनों के लिए जुडिशियल कस्टडी में जेल में ही रखा गया है। इस बीच खबर यह सामने आई कि सुभाष श्रीवास्तव, जो पहले ही एक बैंक के घोटाले में बर्खास्त किया जा चुका था, उसे तमाम नियमों की अनदेखी करते हुए और बगैर किसी जांच पड़ताल के उसे गणना की प्रक्रिया का प्रभारी बना दिया गया था। ये एक बहुत बड़ी चूक है जो SIT की रिपोर्ट में और पुलिस की जांच में सामने आई है। अब इसके बाद खबर ये भी है कि आगे की पूछताछ के लिए अयोध्या की पुलिस टिन्नू यादव के साथ सुभाष श्रीवास्तव की भी पुलिस कस्टडी रिमांड मांग सकती है। ऐसे में राम मंदिर ट्रस्ट की भर्ती प्रक्रिया को लेकर सवाल उठ रहे हैं कि जिस शख्स पर बैंक में नौकरी करते हुए घोटाले का आरोप लगा, उसे कैसे राम मंदिर ट्रस्ट में चढ़ावा गिनती का प्रभारी बना दिया गया? क्यों नहीं भर्ती से पहले सुभाष श्रीवास्तव का बैकग्राउंड चेक किया गया? जाहिर है किसी पहले से दागदार व्यक्ति को ट्रस्ट में भर्ती किया जाएगा तो सवाल उठेंगे। इन सब के बीच सोमवार को धर्म सेना प्रमुख संतोष दुबे CEO सिटी के पास पहुंचे और चढ़ावा चोरी से संबंधित सबूत CEO श्रेयस त्रिपाठी को सौंपे। इससे एक दिन पहले ही संतोष दुबे के SIT ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बयान दर्ज किए थे। संतोष दुबे ने ट्रस्ट को भंग करने की मांग फिर से दोहराई। SIT को हम ये लिख कर देंगे कि चंपत राय, अनिल मिश्रा, गोपाल राव, गोविंद नारायण गिरी मिलकर अयोध्या वासियों को डरा रहे हैं। मैं तो कहूँगा कल जब भैया SIT आपने बुलाई थी, क्या उन्होंने कुछ पेपर भी आपसे, कागजात भी मांगे? हाँ, उन्होंने कहा कि जो कुछ आपके पास हो दीजिएगा। SIT की जांच है वो 15 को पूरी हो जाएगी। 22 को ट्रस्ट की मीटिंग है। हालांकि इस ट्रस्ट में कोई आस्था न हमारी है न देश की है, पर हम उनको देख लेते हैं। 23 के बाद हम अपनी बात रखेंगे देश के सामने, जनता जनार्दन के सामने रखेंगे कि हमें क्या करना चाहिए। शुरुआत में जो 3 तहरीर पुलिस को दी गई थी, उनमें एक तहरीर धर्म सेना प्रमुख संतोष दुबे की तरफ से थी, लेकिन संतोष दुबे की तहरीर पर FIR दर्ज नहीं हुई। हालांकि SIT और पुलिस ने जांच के सिलसिले में उनके बयान दर्ज किए हैं।
और सबूत लिए। अयोध्या से अखंड सिंह के साथ मानस श्रीवास्तव, लखनऊ, न्यूज 24। दरअसल हो क्या रहा है, सुप्रीम कोर्ट में आज 4 याचिकाओं पर सुनवाई हुई। किसने याचिकाएं लगाई, क्या मांग की गई, इन याचिकाओं के माध्यम से हम आपको दिखाते हैं। देखिए 4 याचिकाएं जिसको सुना सुप्रीम कोर्ट में। पहली याचिका नरेंद्र कुमार गोस्वामी ने लगाई थी। इसमें सीबीआई जांच की मांग उठाई गई और राम मंदिर के वित्तीय लेन देन के सीएजी से ऑडिट कराने की भी मांग शामिल की गई। एक और याचिका लगाई गई है अजय राय और दिनेश यादव नाम के याचिकाकर्ताओं की तरफ से। एक याचिका है 2 याचिकाकर्ताओं की। इन्होंने भी अपनी याचिका में चढ़ावा चोरी की सीबीआई जांच की मांग की और इस याचिका में भी राम मंदिर के वित्तीय लेन देन का सीएजी से ऑडिट करवाने की मांग की गई है। एक याचिका आरजेडी के सांसद हैं सुधाकर सिंह, उन्होंने लगाई, जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में सीबीआई जांच की मांग की है और इसके अलावा राम मंदिर के वित्तीय रिकॉर्ड के फॉरेंसिक ऑडिट की भी मांग है। साथ ही जांच होने तक बड़े वित्तीय फैसलों पर रोक लगाने की मांग की गई और इस याचिका में ट्रस्ट को वित्तीय जानकारी सार्वजनिक करने का आदेश देने की मांग उठाई गई। और चौथी याचिका लगाई गई हिंदू धर्म परिषद की तरफ से, जिनकी मांग है कि सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में चढ़ावा चोरी की जांच करवाई जाए। और कुल मिलाकर किसी याचिका को कोर्ट ने खारिज नहीं किया आज, लेकिन इन्हीं याचिकाओं के आधार पर सरकार से लेकर ट्रस्ट तक लपेटे के घेरे में नजर आ रहे हैं। अब बात 2027 के मुद्दे की भी करते हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में बड़ा मुद्दा 80-20 होने वाला है। इसमें अब कोई शक-ओ-शुबा, कोई संदेह की गुंजाइश नहीं रह गई है। वजह क्या है? वजह है प्रदेश में मंदिर मस्जिद विवाद के 3 मामले, जिन्हें सुलझाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने दोनों पक्षों को मीडिएशन यानी समझौते का प्रस्ताव दिया, लेकिन दोनों पक्षों ने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया। यह विवाद वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद, मथुरा की श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह और संभल की शाही जामा मस्जिद से जुड़ा है। दोनों पक्ष ये चाहते हैं कि केस के पक्ष में वो सबूत पेश करेंगे और सुप्रीम कोर्ट में आखिर तक केस लड़ेंगे। कोई समझौता नहीं होगा। 2027 की सियासी जंग, मुद्दा रहेगा मंदिर मस्जिद। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में मंदिर मस्जिद विवाद का जबरदस्त तड़का लगने वाला है। मंदिर मस्जिद की गूंज सुनाई देने वाली। इसकी आहट अभी से महसूस होने लगी, क्योंकि आसानी से मंदिर मस्जिद के 3 विवाद सुलझते दिखाई नहीं देते। इन तीनों विवाद की सुनवाई देश के सर्वोच्च अदालत में चल रही, जिसे सुलझाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने दोनों पक्षों को मीडिएशन का सुझाव दिया था, जिसे दोनों पक्षों ने नहीं माना और केस लड़ने को ही तैयार है। मुस्लिम पक्ष नहीं चाहता कि हमारा उनका भाईचारा कायम रहे। वो तो चाहते हैं केवल कांग्रेस सरकार के द्वारा बनाए गए बर्थ सर्टिफिकेट 91 के सहारे इस पूरे मामले को लटकाने का प्रयास करते हैं, जबकि उनको भी पता है कि उनके मुगल शासक औरंगजेब ने यहाँ पर तलवार के दम पर अवैध कब्जा किया था। हमारे पास जितने भी प्राचीन साक्ष्य थे, खसरा खतौनी नकल, पुरानी खेवट नकल, नगर निगम का असेसमेंट, रेलवे का मुआवजा, पानी का बिल, बिजली का बिल, सब न्यायालय में जमा है। मुस्लिम पक्ष तो केवल यही चाहता है कि कांग्रेस सरकार ने जो कानून बना दिया उसी का सहारा लेता है। जिस तरह का भ्रमित प्रचार किया जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। माननीय सुप्रीम कोर्ट में 21, 22, 23 अगस्त को राष्ट्रव्यापी लोक अदालत का आयोजन किया गया है। तो वहां जितनी एसएलपी वगैरह पेंडिंग है या जिन पर सुनवाई होनी है, उन सबको जिले वाइज इसलिए भेज दिया गया कि यहाँ अगर कोई सुलह वार्ता की संभावना हो तो उनमें सुलह वार्ता हो जाए, उनको उसमें शामिल कर लिया जाए उस लोक अदालत में। केवल शाही मस्जिद और जन्मभूमि वाले केस नहीं आए। सुप्रीम कोर्ट की ये कोशिश, अगर विवाद मध्यस्थता के जरिए सुलझ जाए तो विवाद भी सुलझेगा और समय भी बचेगा। इसी के लिए 21, 22 और 23 जुलाई को समाधान समारोह आयोजित किया गया है। संभल की शाही जामा मस्जिद को लेकर उठे विवाद को लेकर मुस्लिम पक्ष के वकील भी कोर्ट के जरिए समाधान की पैरवी कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है कि ये कोई कानूनी प्रक्रिया नहीं है, आपसी बैठकर समझौता। बिल्कुल कहा है, मगर ये संवेदनशील मामला है और संवेदनशील मामला जो है कोर्ट से ही तय हो सकता है, और कोई फैसले को तैयार हो दूसरा पार्टी तो हम भी तैयार है। मंदिर मस्जिद विवाद का तीसरा मामला वाराणसी का है, जहां वैसे तो 14 जुलाई को मीडिएशन के लिए दोनों पक्षों को बुलाया गया, लेकिन अभी से मध्यस्थता खटाई में पड़ गई, क्योंकि दोनों पक्ष इसके लिए तैयार नहीं। लाखों वादों को निस्तारण के लिए सुप्रीम कोर्ट ने, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने समाधान समारोह का आयोजन किया है, जिसमें लाखों केसेस हैं। उनमें ज्ञानमाफी जैसे अति संवेदनशील मुकदमे भी शामिल हैं। तो ये बाध्यकारी नहीं है, एक आमंत्रण है जिसको हम लोगों ने
तय किया है कि अंजुमन इंतज़ामिया मसाजिद इसमें किसी भी स्तर पे इस तरह के सहमति के आधार पर मुकदमों के निस्तारण के लिए नहीं जा रही है। हमारा मंदिर को बिना किसी शर्त के, बिना उसका प्रतिफल लिए छोड़ देंगे तो ठीक है, और नहीं तो उनको मुकदमे जीतने के बाद सशर्त पेनाल्टी लूंगा। क्योंकि कभी आप लोगों के माध्यम से सुनने को मिल रहा है मीडिएशन में नहीं आऊंगा। भैया मीडिएशन दोनों पक्ष से होती है। जब 9 जुलाई को मुझे खबर मिला तो मीडिएशन आप कब कहाँ कर लिए? इसका मतलब अपने घर में बैठ के बैठक कर लिए, उसको मीडिएशन मानेंगे? मीडिएशन सेंटर में हस्ताक्षर होती हैं, वहाँ लिखा जाता है कौन कौन उपस्थित हुए। मीडिएशन की उम्मीद खत्म होने के बाद अब सुप्रीम कोर्ट में नियमित सुनवाई होगी और दोनों पक्ष अपने अपने सबूत और दलीलें पेश करेंगे। फिलहाल दोनों पक्षों ने इनकार किया है, लेकिन भविष्य में दोनों पक्ष सहमत होंगे तो अदालत फिर मीडिएशन पर विचार कर सकती है। लेकिन फिलहाल मामले का फैसला पूरी न्यायिक प्रक्रिया के बाद होगा, इसलिए समय लग सकता है। वहीं दूसरी तरफ काशी, मथुरा और संभल के मंदिर मस्जिद विवाद को लेकर राजनीतिक दलों ने इसे सियासी मुद्दा बना लिया। सपा नेताओं का आरोप है कि बीजेपी धार्मिक मुद्दों पर राजनीति कर रही है। देखिए, बेहतर तो यही होता है कि दोनों पक्ष बैठ के बात करें। अगर सुप्रीम कोर्ट की ये राय थी और इस तरह की परिस्थिति नहीं बन पा रही है तो सुप्रीम कोर्ट के पास तो मामला है ही। सुप्रीम कोर्ट को जल्द से जल्द सुनवाई करके इस फैसले पर निर्णय लेना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का फैसला सभी को मान्य होता है। राम मंदिर के मसले पर भी सुप्रीम कोर्ट का फैसला माना गया। मुझे नहीं लगता है कि बीजेपी की सरकार कोई चीज़ बैठ के बात करने में विश्वास करती है। बहुत पहले जब अयोध्या का मामला चल रहा था उसमें भी मुस्लिम पक्षकारों ने इस बात को कहा था, अब इस दुनिया में प्रधानमंत्री नहीं है, उन्होंने पहल की थी कि किसी तरह बैठ के आपस में बात हो जाए। लेकिन बीजेपी के लोग इन धार्मिक भावनाओं के साथ राजनीति करना चाहते हैं। ये धर्म से जुड़े हुए मुद्दे हैं और बड़े मुद्दे हैं जिनके अंदर कहीं ना कहीं लाखों करोड़ों लोग इन्वॉल्व हैं। तो बेहतर यही होता है कि कोर्ट से अगर मेरिट के ऊपर किसी भी फैसले, कोई भी फैसला आता है तो उसके अंदर किसी भी पक्ष को उसको स्वीकार करना कठिन नहीं होता। इसलिए चाहे वो ज्ञानवापी का मुद्दा हो, चाहे वो मथुरा का मुद्दा हो, चाहे वो राम मंदिर का मुद्दा हो, उसको कोर्ट से ही सॉल्व होना चाहिए, मेरिट के ऊपर सॉल्व होना चाहिए। इसमें संदेह नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला दोनों पक्षों को मान्य होगा। कोर्ट का फैसला भी गवाहों सबूतों के आधार पर होगा। लेकिन बात अगर समझौते से बन जाती तो समय की बर्बादी नहीं होती। दूसरा, मंदिर मस्जिद सियासी मुद्दे भी न बनते। मथुरा से मातुल शर्मा, वाराणसी से अतिकेश श्रीवास्तव और संभल से मोहम्मद सद्दाम के साथ अशोक तिवारी, लखनऊ, न्यूज़ 24। तो दोनों पक्ष अड़े हुए हैं, अपनी अपनी पोजीशन पर डटे हुए हैं। लेकिन आपको हम ये बताते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने मध्यस्थता का जो प्रस्ताव दिया था उसके पहले तो कुछ नियम भी हैं जिनको दोनों पक्षों को जिस पर राजी होना होगा अगर वो मध्यस्थता चाहते हैं तो, क्योंकि अभी भी पूरी तरीके से बात खत्म नहीं हुई है। पहला ये कि सहमति दोनों पक्षों की जरूरी है, यानी मध्यस्थता तभी होगी जब दोनों पक्ष इसके लिए तैयार हों। कोर्ट कब सुझाव देता है यह भी अहम है। हालांकि ये किसी भी चरण में संभव है, लेकिन अमूमन अदालत अक्सर मुकदमे के शुरुआती चरण में या फिर सुनवाई के दौरान मध्यस्थता या फिर सुलह का सुझाव देती है, जैसा कि इसमें देखने को मिल रहा है। ऐसे मामलों में मीडिएटर की भूमिका भी अहम हो जाती है और मीडिएटर वो जो फैसला देते नहीं, सिर्फ फैसला कराने की कोशिश होती है जिनकी। इसके लिए गोपनीय प्रक्रिया अपनाई जाती है और पूरी कोशिश रहती है इस दौरान कि मध्यस्थता के दौरान जो बातचीत हुई है वो गोपनीय रहे और अगर समझौता हो जाए तो कोर्ट समझौते को कानूनी मान्यता दे सकती है। लेकिन समझौता ना हो तो इस सूरत में मामला सामान्य सुनवाई के लिए अदालत में फिर चलता है दोबारा से। तो क्या होगा इस मामले में, बैठेंगे टेबल पर कि नहीं, अभी भी स्पष्ट नहीं है। लेकिन अभी तो अपनी अपनी पोजीशन पर डटे हुए। लेकिन अब ज्ञानवापी मस्जिद मामले में भी और श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह मामले में भी कोर्ट में पक्ष विपक्ष की दलीलें अब तक क्या रही हैं और कितनी ठोस हैं, कितनी संजीदा है, आपको दिखाते हैं। सबसे पहले तो बात हिंदू पक्ष की क्या रही है ज्ञानवापी केस में। देखिए, ज्ञानवापी को लेकर विश्वेश्वर मंदिर इसे घोषित किया जाए, हिंदू पक्ष मांग करता रहा है। मुस्लिम पक्ष कहता है मस्जिद के रूप में बरकरार रखा जाए, ये पैरोकारी है मुस्लिम पक्ष की। हिंदू पक्ष नियमित पूजा का अधिकार चाहता है, मुस्लिम पक्ष दावों को खारिज करता है सिरे से। हिंदू पक्ष की दलील है मस्जिद में जो अवशेष मिले हैं उन्हें मंदिर का ही हिस्सा माना जाए और सुरक्षित रखा जाए जांच के लिए, जबकि मुस्लिम पक्ष नमाज के अधिकार को सुरक्षित रखने की दलीलें दे रहा है। वहीं श्री कृष्ण जन्मभूमि वर्सेस शाही ईदगाह मामले में स्थिति क्या है अभी फिलहाल वो भी दिखाते हैं। हिंदू पक्ष की सीधी मांग है मस्जिद हटाई जाए, मुस्लिम पक्ष हर हाल में इसे वैध बता रहा है। हिंदू पक्ष इस पूरे परिसर को ट्रस्ट को सौंपने की मांग कर रहा है, जबकि
मुस्लिम पक्ष की दलील है कि 1991 अधिनियम का पालन किया जाए, जिसके तहत जो ढांचा 1991 तक जिस स्थिति में था वो उसी तरीके से मेंटेन किया जाए। हिंदू पक्ष मंदिर के पुनर्निर्माण की मांग कर रहा है तो मुस्लिम पक्ष सीधे इस याचिका को खारिज करने की मांग करता है। और इस तरह ये दोनों मामले विवादों से घिरे हुए हैं और अब किसी समझौते से इनकार करने का सीधा मतलब यह है कि 2027 तक इस मुद्दे पर जमकर सियासी घमासान जारी रहने वाला है। बहरहाल एक और सियासी घमासान बिहार में भी देखने को मिल रहा है। जन स्वराज के संस्थापक पीके यानी प्रशांत किशोर ने आज बांकीपुर सीट से उपचुनाव के लिए नामांकन दाखिल कर दिया। पहली बार चुनाव लड़ रहे पीके के चुनावी हलफनामे में उनकी करोड़ों रुपए की संपत्ति का खुलासा हुआ है। इस हलफनामे में और भी कई चीजें सामने आई हैं, वो आपको जल्दी से दिखाते हैं। हलफनामे में क्या है देखिए। हलफनामे से पता चलता है कि प्रशांत किशोर पर आठ आपराधिक मामले लंबित हैं। उनकी कुल संपत्ति जो है 22,74,74,976 रुपए की है, जिसमें से कुल 65,570 रुपए कैश है, जबकि उनकी पत्नी के पास 89,51,67,269 रुपए की संपत्ति है। अगर प्रशांत किशोर के देनदारियों की बात की जाए तो कुल 5,77,53,765 रुपए देनदारी है और हलफनामे के मुताबिक उन्होंने 2024-25 में 58,45,430 रुपए टैक्स दिया था। और इसी हलफनामे के साथ वो चुनाव मैदान में उतरे हैं, जहां उनकी पहली चुनावी परीक्षा होनी है बांकीपुर में। जीवन का पहला चुनाव लड़ रहे पीके के सामने सबसे बड़ी चुनौती साख बचाने की है, क्योंकि प्रशांत किशोर अपनी चुनावी रणनीति से कई राजनीतिक दलों को जीत का स्वाद चखा चुके हैं, लेकिन खुद के लिए उनकी चुनावी रणनीति कितनी कारगर साबित होगी, इसे साबित करना प्रशांत किशोर के लिए किसी चुनौती से कम नहीं है। बांकीपुर का उपचुनाव किसी ज्यादा तनाव। बिहार की बांकीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए सोमवार को नॉमिनेशन का आखिरी दिन था और इसी दिन दो मजबूत प्रत्याशी माने जाने वाले नेताओं ने अपना नामांकन दाखिल किया। जन स्वराज के संस्थापक और चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने नॉमिनेशन दाखिल किया। नामांकन से पहले उन्होंने सोनपुर स्थित बाबा हरिहरनाथ मंदिर में पूजा अर्चना की और फिर समर्थकों के साथ पदयात्रा करते हुए नामांकन करने पहुंचे। ये जो बांकीपुर विधानसभा का उपचुनाव हो रहा है, ये उपचुनाव विधायक चुनने का चुनाव नहीं है, ये बिहार में नेतृत्व बदलने का चुनाव है। ये बिहार में बीजेपी के अहंकार पर अंकुश लगाने का चुनाव है। ये बिहार में चुने हुए प्रतिनिधियों को जवाबदेह बनाने का चुनाव है। प्रशांत किशोर के चुनाव लड़ने के ऐलान ने बांकीपुर उपचुनाव को दिलचस्प बना दिया, क्योंकि जिस सीट को बीजेपी अपना गढ़ मानती आई है, उसी सीट से प्रशांत किशोर ने दाव लगाया। पीके के समर्थक भी पूरे जोश में। एक समर्थक ने अपने सीने पर पीके का टैटू ही बनवा लिया। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी उम्मीदवार नीरज सिन्हा ने भी अपना नामांकन दाखिल किया। नामांकन से पहले उन्होंने मुख्यमंत्री से मुलाकात कर आशीर्वाद लिया। इसके बाद भव्य रोड शो निकाला। रोड शो बीजेपी प्रदेश कार्यालय से शुरू हुआ। वहां से डाक बंगला चौराहा, फ्रेजर रोड होते हुए समर्थकों के साथ जुलूस पटना डीएम कार्यालय पहुंचा, जहां नीरज कुमार सिन्हा ने अपना नामांकन दाखिल किया। इस रोड शो को बीजेपी के शक्ति प्रदर्शन के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि इस सीट को फिर से जीतना बीजेपी के लिए नाक की लड़ाई। यही वजह रही कि रोड शो में बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, बिहार बीजेपी अध्यक्ष संजय सरावगी और एनडीए के कई मंत्री शामिल हुए। बीजेपी ने पहले अभिषेक कुमार को उम्मीदवार बनाया था, लेकिन बाद में उन्हें बदलकर नीरज सिन्हा को उम्मीदवार बनाया गया। माना गया कि अभिषेक कुमार के नॉमिनेशन फॉर्म में कई गड़बड़ियां थी, जिस वजह से आगे चलकर किसी तरह के कानूनी पचड़े में ना फंसना पड़े। इस वजह से बीजेपी ने उम्मीदवार बदलना ही बेहतर समझा। जहां तक बांकीपुर विधानसभा सीट का सवाल है, तो इस सीट से 2025 के चुनाव में नितिन नवीन ने चुनाव जीता था। उनके राज्यसभा जाने की वजह से सीट खाली हुई और उपचुनाव हो रहे हैं। इसी सीट से आरजेडी ने रेखा गुप्ता को उम्मीदवार बनाया। सोमवार को ही नामांकन के आखिरी दिन तेज प्रताप यादव की पार्टी जनशक्ति जनता दल से मानवी मीणा ने पर्चा दाखिल किया। हालांकि उन्हें रास्ते में ही एक पुराने केस के मामले में गिरफ्तार कर लिया गया था। बाद में उन्हें जमानत मिल गई। आपको बता दें कि 30 जुलाई को इस सीट पर वोटिंग होगी और 3 अगस्त को नतीजे आएंगे। बांकीपुर का चुनाव प्रशांत किशोर की चुनावी रणनीतिकार वाली छवि के लिए किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं।
सौरभ कुमार, पटना, न्यूज 24।